आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। आप इसको बेसिक चैप्टर भी कह सकते हो। सर ये तो बताते हैं थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, महा बेसिक चैप्टर है, बहुत ही आराम से जो है आप इसको जो है कवर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं अभी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। ओके, let's start with a very important topic or very important chapter which is known as equilibrium, right। अब equilibrium में भी दो पार्ट होते हैं, एक equilibrium होता है केमिकल और दूसरा होता है कौन सा बेटा, आयोनिक। सर एक तो फिजिकल भी होता होगा, वो केमिकल के अंदर ही थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को मेजर जो पार्ट है आपके सिलेबस का पार्ट है, जेईई नीट का पार्ट है, वो है केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलो जी, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं चेक कर लूँ एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं। चलिए जी, ऑल सेट। चलिए जी, मूव करते हैं। तो आज की क्लास में पूरी एनर्जी के साथ चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इस चैप्टर को आप लोग पढ़ोगे कैसे कैसे, वो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर हायरार्की बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को वही पढ़ना है जो मैंने बोर्ड पर लिखाया हुआ है, यानी कि आप लोगों को पढ़ना है कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है या कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है और इनका इक्विलिब्रियम पर कैसा सेटअप है, राइट। इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है कैसे आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट बोल दो, या इक्विलिब्रियम पर पढ़ेंगे तो सीधा सीधा बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। दो फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम के सी है, के पी है, के एक्स है, के पी नॉट है, के सी नॉट है, इस टाइप से चीज़ें जो है चलने वाली है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना होगा, यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट, क्यों बोलते हैं बेटा उसको। फिर इन दोनों को रिलेशंस को आप लोगों को डिस्कस करना होगा, राइट। और लास्ट में फिर इसके पास एक और टॉपिक बच जाता है जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, राइट। तो वो एक बार डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा ही चैप्टर है। आयोनिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आयोनिक के पढ़ने से पहले आप लोगों को केमिकल की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आयोनिक इक्विलिब्रिया को ठीक से सीख पाओगे, है ना। चलिए, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से ही पढ़ाएंगे। तो अब कोई तुमसे पूछे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं, तो यार तुमने बेसिक बातें दुनिया भर की पढ़ी हैं। जो एक एरो आ जाए तो बोलेंगे इरिवर्सिबल, और दो दो एरो आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। इस टाइप का कोई भी ज्ञान में नहीं देने वाला, ठीक है। मैं सीधी सी बातें पढ़ाऊंगा जो कि टू द पॉइंट है, जो कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। सबसे पहले रिएक्शन जिसका नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल नाम से ही बता रही है कि रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, या मैं बोलूँ इन विच रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट ऐसे नहीं कि भाई 1000 रिएक्टेंट है, 1000 के 1000 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एटलीस्ट लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का ज्ञान पुराना है तुम्हारा। लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट से ये बातें ली गई हैं। फिर कह रहे हैं इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड एंड रिएक्शन कंप्लीटेड इन या कंप्लीट इन डेफिनेट टाइम पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्शन का जब टाइम डिफाइन होगा तो उसको आप लोग इरिवर्सिबल 100% मान सकते हैं, और जब रिएक्शन का टाइम डिफाइन नहीं है तो आप लोग उसको किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए जी, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ देखें, जितने भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन या टाइट्रेशन रिएक्शन है उन सभी को आप लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन का काउंट कर लें। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, इसलिए भी ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे मैंने बोला HCl में जैसे ही आप लोग NaOH डालेंगे तो तुरंत बन जाएगा नमक। सर अगर नॉर्मली केमिकल रिएक्शन करके देखें तो तुरंत तो नहीं बनता नमक। देखो नमक का क्रिस्टल नहीं बनता, नमक तो साथ ही बनता है, NaCl तो बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही।
तो आप इसको फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। प्लस वाटर दूसरी टाइप की रिएक्शन है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटाइजेशन हो रहा है यानी कि पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, या मैं ये कहूँ कि उस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन में काउंट करोगे। मैंने बोला A प्लस बी मिलके C दे देते हैं और C पीपीटी है, तो उस रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जिस रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी उसको कभी भी रिवर्सिबल काउंट नहीं कर सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन तो स्लो स्टेप होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिएक्शन है जिनके अंदर प्रेसिपिटाइजेशन होगा या पीपीटी बनेगी, उनको हमेशा हम लोग किस में काउंट कर चलेंगे बेटा? इरिवर्सिबल में काउंट करके चलेंगे। ऐसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन और ओपन कंटेनर अगर है CaCO3 सॉलिड को मैं हीट करता हूँ, कोई एक ओपन कंटेनर है, तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी और CaO यहाँ से रिलीज होगा, जो कि खुद में सॉलिड इन नेचर है। ये भी रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन कैसी होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सर आप बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हो, रेट। रेट का मतलब होता है बेटा गति, या रेट का मतलब होता है कितना कम समय लगेगा। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के बढ़ने से रेट क्या होगा बेटा? घटेगा। टाइम के बढ़ने से रेट क्या होगा? घटेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने घर से टहलते फिरते घूमते घामते सेंटर आते होंगे, तो आपको लग रहा है 10 मिनट, और मैं सीधा आ जाता हूँ, मुझे 5 मिनट लगते हैं। तो किसका रेट ज़्यादा है? मेरा रेट ज़्यादा है, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड क्या है? कम है। तो टाइम कम तो रेट क्या होगा? ज़्यादा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के केसेस में रेट ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार लिख दूँ मैं आपका हो तो। मैंने बोला रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, प्रेशर और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम। इट मीन्स टाइम के बढ़ने से रेट क्या होगा मेरे भाई? घटेगा, और वाइस वर्सा। अगली बात समझ में? अगर किसी रिएक्शन को होने में कम समय लग रहा है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन का रेट क्या है? भयंकर है। रेट क्या है? ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बहुत ध्यान से देखिए भाई, जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, आप रेगुलर बेसिस पर क्लास लेनी शुरू कर दीजिए। और ये बात मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ, प्रॉपर टाइम पर सिलेबस ख़त्म करूँगा, DPP ख़त्म करूँगा, जो भी आपको असाइनमेंट नोट्स जो भी हैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड होंगे, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, मूव करा देते हैं जी अगली रिएक्शन, जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल को क्या ही पढ़ना, आप समझ में आ रहा हो, रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ऐसी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं करती। अब इस बात को समझो, ये PCl5 है सॉलिड स्टेट में रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आपको पता ही नहीं लगेगा एक स्टेप के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कि रिएक्शन ऐसा लगेगा मानो रिएक्शन स्टॉप हो गई है, लेकिन रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? थोड़ा फील करो। मैंने बोला अभी हमारे सेंटर की स्ट्रेंथ एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 है, और बाहर भी कुछ स्ट्रेंथ रही होगी। मैंने यहाँ से 2 बच्चे हटा दिए और बाहर से 2 बच्चे ले लिए। बताओ हमारी स्ट्रेंथ कितनी रही? आप क्या कहोगे? सर 100 ही रही। तो क्या 100 स्ट्रेंथ है का मतलब कोई चेंज नहीं किया? मैंने किया है ना, मैंने चेंज। लेकिन चेंज करने के बाद भी जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की रहे, तो एक टाइप का इक्विलिब्रियम बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? या अच्छी भाषा में ये कह देना कि जो कॉन्सेंट्रेशन पहले थी वही कॉन्सेंट्रेशन बाद में रहे, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कम ज़्यादा से बेहतर है ये बोलना कि जो पहले कॉन्सेंट्रेशन थी वही कॉन्सेंट्रेशन बाद में भी रहे एट ए पर्टिकुलर टाइम, और रिएक्शन चलती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए मैं यहाँ से आगे मूव करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, और प्यारे बच्चों चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सर ये बातें अच्छी तरीके से हम लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें भाई। तो मैंने बोला रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। PCl5 सॉलिड है, PCl3 PCl2, और ये डायमंड है। डायमंड कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? ग्रेफाइट में। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा जी? ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डायमंड कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट, ये कैसी रिएक्शन होगी? एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगी, स्लो स्टेप रिएक्शन होगी। इस तरीके से आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिस पर बेस्ड पूरा चैप्टर घूमेगा बार बार, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से समझो बेटा। मैंने बोला जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो पहले थी वही रहती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो पहले थी वही रहती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की बराबर होती है, दोनों की कम ज़्यादा होती है, कुछ भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ जो पहले x थी तो बाद में भी x ही रहेगी, ये y थी तो y ही रहेगी। मान लो ये भी x है वो भी x है, तो ठीक है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन पहले थी वही कॉन्सेंट्रेशन फाइनली बचे,
उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा जी, इक्विलिब्रियम बोलूँगा। चलो जी, मैंने बोला रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या सेंस है सर इस बात का? मानो कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और किसी ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो जितना ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या रहेगा? जो पहले था वही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं ये नहीं कह रहा सेम है, मैं कह रहा हूँ जो पहले था वही रहेगा, ठीक है? और मैं सोच समझ के बात बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो मैंने बोला ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा जी, सेम। या मैं बोलूँ दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैंने वही बोला, जितनी अमाउंट में रिएक्शन फॉरवर्ड गई है उतनी अमाउंट में रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगे तो उस पॉइंट का नाम ही इक्विलिब्रियम होता है। तो व्हाट इज द रियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? तो आप क्या कहोगे? वेयर द रिएक्टेंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैंने बोला जब भी जीवन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो उस केस में कलर, जो भी इक्विलिब्रियम पर कलर है वो मेंटेन रहता है, याद रखना। मान लो पहले हरा था, यहाँ पीला था, दोनों हाथ घूम रहे तो इक्विलिब्रियम आ गया येलो, मतलब ग्रीन पे, मतलब समझ रहे हो क्या बोलूँ, पर्पल पे आ गया, मान लो पर्पल पे आ गया। तो ये इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन रहेगा पर्पल कलर नहीं ब्रेक होगा। कलर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। देखने में ऐसा प्रतीत होता है मान लो रिएक्शन हो ही नहीं रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं 2 बाहर भेजूँ 2 अंदर लूँ, 2 बाहर भेजूँ 2 अंदर लूँ, 2 बाहर भेजूँ 2 अंदर लूँ, तो दूर से देखने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ पहले भी 100 थे अब भी 100 हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भैया जा भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, ज़्यादा भी हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस तरीके से। चलो, मैंने बोला इस पॉइंट पर ना तो कलर चेंज होते ना डेंसिटी चेंज होती, और कुछ थर्मोडाइनेमिक टर्म्स हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म मुझे दिखाई दे रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर H। H का मतलब क्या होता है बेटा? एंथैल्पी। इसमें G का मतलब क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। S का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? एंट्रोपी। इट मीन्स वेयर देयर कलर, डेंसिटी एंड ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लाइक H, लाइक S, लाइक G, ये चेंज ना हो या मैं बोलूँ कांस्टेंट रहे। आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है X तो उसका चेंज हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब मैं अपने दिमाग में ये बात बिठा लूँ, डेल्टा G कांस्टेंट नहीं है, G कांस्टेंट है, डेल्टा G तो 0 होगा। नहीं, ये बात समझ में? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन कोई पूछे S एंट्रोपी, कोई पूछे एंथैल्पी, कोई पूछे गिब्स फ्री एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट है। लेकिन इनका चेंज कोई पूछ रहा है, दैट इज ऑलवेज 0 वैल्यू, राइट? तो यहाँ पर डेटा मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्या हमारे द्वारा कही हुई एक एक बातें स्पष्ट तरीके से क्लियर है? बताओ, यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। चलो सर पेन नहीं चला रहे सर, बस स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर आराम से लिखेंगे, आप पढ़ाओ आगे। ऐसे ही तो कह रहे हो ना आप लोग? चलो जी नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो कुछ बेसिक से ग्राफ हम लोग कवर कराते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से इसको देखते रहें। देखिए सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, देखो एक छोटी सी एक बात समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ भाई ये रिएक्टेंट है और ये है बच्चा अपना कौन? प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ जिस समय इक्विलिब्रियम आया, जिस समय इक्विलिब्रियम आया उस केस में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा थी, और यहाँ मैंने माना है एट इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इस केस में ग्राफ कैसा जाएगा सोचो। सर देखो, नो डाउट रिएक्टेंट इनिशियली मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। बोलो ये ज्ञान तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब टाइम 0 रहेगा तो उस समय जो भी मात्रा होगी वो किसकी होगी बेटा? रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट तो 0 है उस समय क्योंकि टाइम 0 है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब सर ये रहेंगे सर सबसे ज़्यादा। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ नो डाउट घटेगी 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 और ये कांस्टेंट हो गई। मैंने बोला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी, बढ़ेगी 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 और ये भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो समझदार बच्चे को इशारा काफ़ी, जो ये बात समझ जाए कि भैया यहाँ से अगर आप इधर देखोगे, यहाँ से अगर आप इधर देखोगे और आप अगर इस पॉइंट पर देखोगे, बेटा बताओ क्या ये वही टाइम है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये किस पर आ गए? इक्विलिब्रियम पर। अब दोनों ही क्या हो गए बेटा? कांस्टेंट। अब नहीं बढ़ रही ना घट रही, ना कंसंट्रेशन अब बढ़ रही ना कंसंट्रेशन घट रही, जो है वही रिमेन है।
इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम ही इक्विलिब्रियम है। और आपने क्या ऑब्जर्व किया, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, यहाँ पर आया रिएक्टेंट और यहाँ पर कौन आया बेटा, प्रोडक्ट। आप ये इस एक्सिस पर देखकर मुझे बताओ वाई एक्सिस पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बैठेगी अभी, आपका होगा रिएक्टेंट की। ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, अरे एक ही बार में समझ में आ गया होगा। चलो जी सर दूसरा ग्राफ बनाओगे, दूसरा ही बना लेते हैं। चलो दूसरी कंडीशन क्या ली, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये पिक्चर किस पर खेल रहे हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम पर खेल रहे हैं। चलो सर मान लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से डेटा समझ में आ गया है। चलो ये देखिए सभी बच्चे, मैंने फिर कहा कि भैया हायर कंसंट्रेशन जब टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट की ही रहेगी, और ये भाई साहब कौन, प्रोडक्ट अपना। ये कह रहे नहीं भाई, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जब इक्विलिब्रियम आया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और रिएक्टेंट की क्या थी, कम थी। तो एक काम कर लेते हैं, इस ग्राफ को पहुंचा देते हैं ऐसे, और इस ग्राफ को पहुंचा देते हैं ऐसे। बोलो मजा आ गया क्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हमें इतना डेटा अब यहाँ पर अकल लगा के बता सकते हैं, ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये अब किसकी होगी बेटा जी, प्रोडक्ट की, और ये भाई साहब की कंसंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट की। किसी एक पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। जब फर्दर इनकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, जैसा था वैसा ही रहे, उसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये ग्राफ बना सकता हूँ किसके लिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, बोलो हाँ या ना, पक्का। नेक्स्ट मेरे पास आता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, जनरली इसी को सब याद रखते हैं, फिर बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। और कितना सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। नो डाउट ये केस है, लेकिन यही इक्विलिब्रियम है, ये कह देना बिल्कुल गलत होगा। क्या मेरी बात समझ में आई। चलो इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही होगी तो देखो क्या होगा, सर तुम्हारा नाम है रिएक्टेंट और तुम्हारा नाम है प्रोडक्ट, समय के साथ तुम बढ़ते हो तुम घटते हो, तो सर इसका ग्राफ तो बना लो ऐसे, और इन भाई साहब का ग्राफ बना दो ऐसे। अरे सब फील कर पाए। तो अभी क्या तुम लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया होगा, जिसको आप टाइम टी पर इक्विलिब्रियम बोल रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है इस केस में जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है वही किसकी हो रही होगी, रिएक्टेंट की हो रही होगी, बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से आप ये 3 ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के समझ चुके हो। नेक्स्ट ग्राफ देखना, आपसे कोई पूछे रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम तो कितना सिंपल है भैया, रेट हमेशा फॉरवर्ड यानी कि प्रोडक्ट का बैकवर्ड के बराबर होता है, कब एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सर ये कोई पूछने की बात है, आप इसको ऐसे लिख देते, जैसे ऊपर बना रखा सेम ऐसे लिख देते। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। इस केस में रेट क्या रहेगा बेटा, बराबर ही तो रहेगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। डेटा समझ में आया, पक्का अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। तो रेट और टाइम के बीच में कर्व, यहाँ तक बिल्कुल डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। याद रहे वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम था और ये रेट वर्सेस टाइम है। रेट वर्सेस टाइम में हमेशा रेट दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। रेट हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, या मैं बोलूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर ही रहेगा अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है रिएक्शन ने तो। चलो सर मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो सही होगा, बहुत जल्दी से नोट कर लिया होगा, फोटो ले लिया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है बेटा जी। सबसे पहला केमिकल इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके अपोजिट। चलो मान लेते हैं पहला हमने होमोजीनियस मान लिया हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ जरा, हेट्रोजीनियस। सर एक बात बताओ, होमो का मतलब क्या होता है। सर दुनिया जानती है इस जीवन में होमो का मतलब होता है सेम, और जी फॉर जीनियस, पार्ले जी नहीं, जी फॉर का मतलब होता है जीनियस, जी फॉर जीनियस क्या होता है, जी का मतलब फेस। बहुत बढ़िया सर, फेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपके पास, बिल्कुल है, अभी सिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मैंने बोला सेम फेस, अगर आपकी रिएक्शन थ्रू आउट द सेम फेस है तो मैं उसी को बोलूँगा क्या, होमोजीनियस। जैसे रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट डी, तो इसमें इन चारों ये लिक्विड में होते हैं, चारों एक्वस में होते हैं, चारों गैसियस में होते हैं, चारों सॉलिड में होते हैं, तो मैं बोलूँगा होमोजीनियस। क्या बात समझ में आई आप लोगों को। जैसे भावनाओं को समझो, तो ये पिक्चर जी है, ये जी है, ये जी है,
ये पिक्चर एक्वस है, ये लिक्विड है। अच्छा लिक्विड एक्वस दोनों एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है ना। फेस में तो ये एक्वस है और ये क्या एक्वस है, तो इनके भी फेस क्या है बराबर। जब यही पिक्चर डिफरेंट होगी, हेट्रो का मतलब ही क्या है सर, हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट है। और प्यारे बच्चों जब डिफरेंट होगी तो डेटा कुछ और होगा। तो डेटा क्या होगा वो जरा सीखते हैं। मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड को ओपन कंटेनर में हीट करने पर CO2 नामक गैस निकलती है और एक सॉलिड बनता है। तो आप बताइए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, मतलब रिएक्टेंट की स्टेट प्रोडक्ट की स्टेट में अंतर है। और अगर अंतर है तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी रिएक्शन को ही आप लोग क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हो। इसमें बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है भैया, इसको आप लोग अपने जीवन में उतार ले। कार्बन ग्रेफाइड और कार्बन डायमंड, इन दोनों में इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, सभी जानते हैं। इस इक्विलिब्रिया को फेस इक्विलिब्रिया भी को बोलते हैं। दोनों का फेस क्या होता है, डिफरेंट है। दोनों का फेस क्या है, डिफरेंट है। स्टेट सेम हो सकती है लेकिन फेस क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। कीप इन योर माइंड, ग्रेफाइट का फेस और डायमंड का फेस ये दोनों सॉलिड स्टेट है, फेस नहीं। फेस की सही डेफिनेशन अगर जानना चाहते हो तो देखो, फेस की सही डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट। अगर दोनों के अंदर कंपोजिशन इज सेम तभी आप उसको क्या बोलेंगे, सेम फेस बोलेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। ग्रेफाइट का कंपोजिशन अलग होता है और थ्रू आउट अगर मैं बात करूं, और तो ग्रेफाइट का अलग है और डायमंड का क्या है बेटा, अलग है। तो याद रखना, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है कि कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड ये दोनों ही कैसे एग्जाम्पल में काउंट होंगे, हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल में काउंट होंगे। चलो सर बात समझ में आ गई। जरा बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या मैं बोलूं इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात सुनो भाई, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, और जो अपने आप हो रहा होता है वही जीवन में स्टेबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब है स्टेबिलिटी, और जीवन में कौन नहीं चाहता स्पॉन्टेनियस होना, या मैं बोलूँ स्टेबल होना। इसका मतलब इधर देखो सभी, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी रिएक्शन की, मानो सुनो एक रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट बी में, आगे बात समझ में, और यहाँ बीच में कहीं इक्विलिब्रियम आ गया। अगर तुमने इसकी कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो ये चाहेगा फिर से इक्विलिब्रियम आए, तो ये अपनी कंसंट्रेशन को किसको दे देगा, रिएक्टेंट को दे देगा। नहीं फील कर पाए? मैंने बोला ए, मैंने बोला इक्विलिब्रियम, मैंने बोला बी, मैंने बोला दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। मैंने बोला बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, तो ये खुश नहीं है, ये बोला नहीं वी वांट इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज द स्पॉन्टेनियस स्टेट, और स्पॉन्टेनियस का मतलब ही स्टेबिलिटी से। क्या फील कर पाए आप लोग? स्पॉन्टेनिटी का मतलब ही क्या है बेटा, स्टेबिलिटी से। इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। हर कोई चाहता है कि इक्विलिब्रियम पर ही रहें। आगे बात समझ में भाई? तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो वो स्पीसीज दोबारा से चाहती है कि पुराना वाला ही सब सेटअप हो जाए। ठीक है, ये बात सही भी। तुम बैठे हुए हो, बहुत देर से बैठे हुए, अचानक से कोई आया, खड़ा हो, चल पानी लेकर, चल ये कर, चल वो कर, दुख तो होता है नहीं, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी तो लगती है ना उस काम में। और फिर तुम घूम फिर के आओगे और देखोगे बेड का वो कोना जहाँ पे पहले बैठे थे फिर से जम जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस है। चलो, कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल, अब एक बात समझो, मानो अभी तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है ना, और तुम्हें अभी क्लास लेने के बाद कहाँ जाना है, घर जाना है। बहुत अच्छी बात, अभी सेंटर से बाहर निकलो, घर जाओगे। वो प्रोसेस अपने आप भी हो रही थी, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। लेकिन आपकी बेंच के नीचे अगर मैं कुछ गरम गरम प्रोग्राम रख दिया जाए तो अभी क्या होगा, यही प्रोसेस बहुत जल्दी से होगी। फिर नहीं बस समझ में, इक्विलिब्रियम जो पहले सेटअप होना था वैसा ही होगा, आप जाओगे बाहर ही, लेकिन ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। तो ये कह देना कि कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है, ये भी गलत है। आप ऐसे समझो, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अगर वो पॉइजन है तो वो डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो क्या करेगा, प्रमोटर है तो बढ़ाएगा। तो मैंने यही लिखा है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम,
ऑल्सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट अफेक्ट ओनली द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या मेरी बात को समझ में आ रही है नहीं आ रही? और जीवन में मैंने आपको पहले भी गाया, आप दोबारा गा देता हूँ, रेट का मतलब होता है स्पीड 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 स्पीड। जिसका रेट ज्यादा मतलब उसकी स्पीड ज्यादा, मतलब उसका टाइम क्या हो गया, कम। आगे बात समझ में? चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट है बेटा जी, बहुत सुंदर सी बात लिखी है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। कितनी सुंदर बात है यार, डायनेमिक नेचर का इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक का मतलब क्या है? मैंने बोला मान लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं कैसा हूँ बेटा, स्टेबल हूँ, और मैं ऐसे घूमना शुरू कर दूँ, ऐसे नॉडी आता था ना ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे घूमना शुरू कर दूँ, तो बेटा जी मेरी ना तो कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है ना यहाँ बढ़ रही है। आप देखेंगे जितना फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड है, इसका मतलब नेट कंसंट्रेशन क्या रही, जीरो। पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मूवमेंट ही नहीं हो रही? नो भैया, बॉन्ड देखो मूव कर रहे हैं, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, डायनामिक बोलोगे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आ गई सर? डायनामिक का रियल सेंस यही है कि एट इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद इक्वल रेट। ये आप लोग पहले से जानते हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या मजा आ रहा है इक्विलिब्रियम पढ़ने में? ईमानदारी से बताओ, अच्छा लग रहा है ना इक्विलिब्रियम? है ही बहुत अच्छा, बड़ा सिंपल चैप्टर, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी सिखा दूंगा। चलो बहुत ध्यान से इसको देखो और सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट आपको बोला, अच्छा जीवन में याद रखना, जब भी मैं इक्विलिब्रियम बोलता हूँ ना, उसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। ये अपने दिमाग में बिठा लो, इक्विलिब्रियम बोले तो स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम अकर्स ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसमें भी क्लोज कंटेनर होगा तभी, अगर क्लोज कंटेनर होगा तभी इक्विलिब्रियम जो है अचीव होगा या अपीयर होगा। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को डेटा क्लियर है? बेसिक से क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो बहुत ध्यान से इसको नोट करने की कोशिश करेंगे सभी, राइट। चलो आगे